लेकिन क्या नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पहलू भी होते हैं? आपके विचार से वे क्या हो सकते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण ग्रामीण जीवन शहर के जीवन से बेहतर है? तीसरा आर्थिक कारक है औद्योगिकीकरण। ऐसे क्षेत्र जहां बहुत से उद्योग स्थापित होते हैं वे बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के अलावा अन्य सेवाएं जैसे कि दुकानें, शिक्षा, अस्पताल, परिवहन इत्यादि से जुड़े लोग भी यहाँ रोजगार मिलने की वजह से आकर बस जाते हैं। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र इसका एक उदाहरण है, जहां औद्योगिकीकरण की वजह से जनसंख्या घनत्व प्रभावित हुई है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तीसरा और आखिरी कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ क्षेत्र लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोलकाता। कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कोलकाता वास्तव में भारत के शीर्ष सांस्कृतिक शहरों में से एक है। यह अपनी संस्कृति, कलात्मक विरासत, परंपराओं और साहित्यिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी प्रकार ऐसे क्षेत्र जहां पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति हो, लोग वहां रहना पसंद नहीं करते और दूसरे शहरों की तरफ चले जाते हैं। 1950 के दशक में ईरान की क्रांति के दौरान ईरान के यहूदियों का पलायन हुआ, जिसके कारण ईरान में 80,000 यहूदियों का समुदाय 20,000 से भी कम हो गया। आइए अब जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करें। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। यह बदलाव पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भी हो सकता है या नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे या तो निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट संख्या से या प्रतिशत मतलब परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान, सोशल अपलिफ्टमेंट और क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जनसंख्या भूगोल के कुछ बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जानना जरूरी है। वे हैं, नंबर 1, जनसंख्या की वृद्धि। किसी विशेष क्षेत्र में दो समय के बीच जनसंख्या का परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की 2011 की जनसंख्या, जो कि करीब 121.2 करोड़ थी, उससे 2001 की जनसंख्या, जो कि करीब 102.7 करोड़ थी, उसकी कटौती करते हैं तो हमें वास्तविक संख्या में 18.32 करोड़ की वृद्धि प्राप्त होती। नंबर 2, जनसंख्या की वृद्धि दर। यह प्रतिशत में व्यक्त की जाने वाली जनसंख्या का परिवर्तन है। नंबर 3, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। यह एक विशेष क्षेत्र में किसी एक समय के अंतराल में हुए जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर से बढ़ी हुई जनसंख्या है, यानी कि प्राकृतिक वृद्धि इज इक्वल टू जन्म में से मृत्यु को घटाएं। लेकिन जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि जानने के लिए हमें उस क्षेत्र में हुए जन्म और मृत्यु के अलावा यह भी पता लगाना पड़ेगा कि इस अवधि में उस क्षेत्र में कितने लोग बाहर से आकर बस गए हैं, जिन्हें आप्रवास या आप्रवासी कहते हैं, और कितने इस क्षेत्र से बाहर चले गए हैं, यानी कि उत्प्रवास या उत्प्रवासी। इसको निकालने के लिए जन्म में से मृत्यु की संख्या घटाने के बाद उसमें अप्रवासियों की संख्या को जोड़ें और उत्प्रवासियों की संख्या घटाएं। नंबर 4, जनसंख्या की पॉजिटिव या धनात्मक वृद्धि। यह तब होता है जब किसी एक समय के अंतराल में जन्म की दर मृत्यु दर से अधिक होती है या जब अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से इस क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। नंबर 5,
जनसंख्या की नेगेटिव या ऋणात्मक वृद्धि। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या एक समय के अंतराल के बीच कम हो जाती है तो इसे जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब जन्म की दर मृत्यु दर से कम हो जाती है या लोग दूसरे देशों या क्षेत्रों में हमेशा के लिए चले जाते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मूल घटक यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर अशोधित जन्म दर, जिसे CBR यानी क्रूड बर्थ रेट कहते हैं, इसे जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: CBR इज इक्वल टू किसी एक वर्ष के दौरान जीवित जन्म को उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र की आबादी से भाग करें और इसे 1000 से गुना करें। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि न केवल जन्म दर बढ़ने से होती है बल्कि मृत्यु दर घटने के कारण भी होती है। अशोधित मृत्यु दर या क्रूड डेथ रेट CDR किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। CDR एक विशेष क्षेत्र में प्रति हजार जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना भी ठीक उसी प्रकार की जाती है, यानी कि CDR इज इक्वल टू किसी एक वर्ष के दौरान मृत्यु की संख्या को उस वर्ष की मध्य में उस क्षेत्र की आबादी से भाग करें और इसे 1000 से गुना करें। किसी भी क्षेत्र की मृत्यु दर उस क्षेत्र की जनांकिकीय संरचना यानी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर से प्रभावित होती है। क्या आप यह बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जन्म और मृत्यु के अलावा तीसरा कारण जिसके द्वारा जनसंख्या बदलती है वह है प्रवास। जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं तो जिस स्थान से वे चलते हैं उसे उद्गम यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन कहा जाता है और जिस स्थान पर वे जाते हैं उसे गंतव्य स्थान यानी कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कहा जाता है। तो यह स्वाभाविक है कि उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी दर्ज करेगा जबकि गंतव्य स्थान उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ाएगा। प्रवास स्थायी, अस्थायी या मौसमी हो सकता है। यह ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों, शहरी से शहरी क्षेत्रों और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। एक ही व्यक्ति अप्रवासी यानी कि इमिग्रेंट और उत्प्रवासी यानी कि एमिग्रेंट दोनों होते हैं। नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को अप्रवासी इमिग्रेंट्स कहा जाता है। वे प्रवासी जो किसी स्थान से बाहर जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी यानी एमिग्रेंट्स कहा जाता है। लेकिन क्यों लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं? प्रवास एक प्राकृतिक तरीका है जिससे किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या और वहां उपलब्ध संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन बना रहे। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए पलायन करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर, जो लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है, जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन की व्यवस्था, राजनीतिक उथल पुथल, अप्रिय जलवायु, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और सामाजिक या आर्थिक पिछड़ापन। दूसरा है अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर नौकरी के अवसर, बेहतर रहन सहन, शांति, जीवन की सुरक्षा आदि। जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां या ट्रेंड्स। आज हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या करीब 700 करोड़ से भी अधिक है। जनसंख्या को यहाँ तक पहुँचने में कई सदियाँ लग गई।
शुरुआती दौर में दुनिया की आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों के दौरान जनसंख्या की वृद्धि में बहुत ज़्यादा तेजी आई। अगर आप अपनी पुस्तिका के चित्र 2.2 को देखें, इसमें पिछली कुछ सदियों में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हुई है यह दर्शाया गया है। आज से लगभग 12,000 से 8,000 साल पहले कृषि के विकास के बावजूद जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, लगभग 80 लाख मात्र। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यह जनसंख्या करीब 30 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विश्व व्यापार का तेजी से विस्तार हुआ और यह जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना। 1750 के आसपास औद्योगिक क्रांति का दुनिया में उदय होने वाला था और इस समय दुनिया की आबादी करीब 55 करोड़ थी। यह समय जनसंख्या वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में काफ़ी तेजी से विस्फोट हुआ। तकनीकी प्रगति ने मृत्यु दर में कमी लाने में मदद की और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए एक मंच प्रदान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तरक्की का जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे बहुत से काम जो कि मानव या पशु ऊर्जा का उपयोग किया करते थे, उन्हें भाप यानी कि स्टीम इंजन से किया जाने लगा। इस कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि साधनों में वृद्धि हुई। इसके साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और स्वच्छता, महामारी और अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण, इसने पूरे विश्व में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट के लिए योगदान दिया। विश्व जनसंख्या दुगना होने की अवधि। मानव आबादी को 100 करोड़ तक पहुंचने में करीब 10 लाख से अधिक वर्षों का समय लगा, लेकिन इसे 500 करोड़ से 600 करोड़ तक पहुंचने में केवल 12 साल लगे। तालिका 2.2 को ध्यान से देखें, जिससे पता चलता है कि दुनिया की आबादी का दोगुना होने का समय तेजी से घट रहा है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में आबादी ज़्यादा जल्दी दोगुना हो रही है। ऐसा क्यों है? हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पर आप यह पाएंगे कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में जनसंख्या की वृद्धि कम है। आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच ऋणात्मक संबंध यानी नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तालिका 2.3 की तरफ देखें। विश्व जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.2% दिखाई गई है, जो कि पहली नज़र में काफ़ी कम प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक छोटी वार्षिक दर भी लगाएंगे, तो भी यह एक बड़ी जनसंख्या परिवर्तन को जन्म देगा। यदि विकास दर में गिरावट भी आती है, तब भी विश्व की कुल जनसंख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि की विकास दर में गिरावट कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर में वृद्धि या प्रसव के दौरान मृत्यु दर हो सकती है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है, तो जनसंख्या में थोड़ी वृद्धि अपेक्षित होती है, लेकिन एक निश्चित स्तर से अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें संसाधनों की कमी हो जाना सबसे गंभीर समस्या है। अगर जनसंख्या में गिरावट होती है, तो यह भी चिंता का विषय है। यह इशारा करता है कि जिन संसाधनों ने पहले आबादी का पोषण किया था, वे अब जनसंख्या को बनाए रखने के लिए
अपर्याप्त हो चुके हैं। कई बार कुछ ऐसी घातक बीमारी या महामारी भी एक समय में कई लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है, जिससे जनसंख्या में गिरावट आती है। HIV या एड्स, इसने अफ्रीका, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल यानी CIS देशों और एशिया के कुछ हिस्सों में मृत्यु दर को बढ़ा दिया और इसके कारण इन देशों की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई। जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक कोविड-19 नाम की महामारी कई लाख लोगों की मृत्यु का कारण बन चुकी होगी। जनांकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में जानना और उस क्षेत्र की भविष्य की आबादी के बारे में पूर्वानुमान करने के लिए जनांकीय संक्रमण नामक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब कोई भी क्षेत्र ग्रामीण, कृषि और अनपढ़ से शहरी, औद्योगिक और साक्षर समाज की तरफ बढ़ता है तो उस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा जन्मों और ज़्यादा मृत्यु से कम जन्मों और कम मृत्यु में धीरे धीरे बदल जाती है। लेकिन ये परिवर्तन कई चरणों में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। आप चित्र 2.3 को देखें। इसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 3 चरणबद्ध मॉडल की व्याख्या की गई है। वे मॉडल हैं: नंबर 1, पहले चरण में उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग महामारी और कम खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए अधिक प्रजनन करते हैं, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि धीमी होती है। ज़्यादातर लोग कृषि से अपनी जीविका चलाते हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम होती है। लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं और औद्योगिकीकरण नहीं के बराबर होता है। समाज में संयुक्त परिवार का चलन होता है और बड़े परिवार को परिसंपत्ति यानी एसेट माना जाता है। करीब 200 साल पहले दुनिया के सभी देश इस अवस्था में थे। दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन यह समय के साथ कम हो जाती है। इसके साथ मृत्यु दर भी कम होती है, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में गिरावट आती है। इसलिए शुरुआत में जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि अधिक होती है, लेकिन इस चरण के अंत में जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि कम हो जाती है। अंतिम चरण में प्रजनन और मृत्यु दोनों की दरों में काफ़ी गिरावट आती है। इसके कारण आबादी या तो स्थिर रहती है या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। इस चरण में अधिकांश जनसंख्या शहरीकृत, साक्षर होती है और उच्च तकनीकी ज्ञान रखती है। ऐसी आबादी जानबूझकर परिवार के आकार को नियंत्रित रखती है। इन तीनों चरणों का विश्लेषण करने से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य अपनी प्रजनन क्षमता को समायोजित यानी एडजस्ट करने में सक्षम है। वर्तमान समय में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण के विभिन्न चरणों में हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। आज यह बहुत जरूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रण में रख सकें। परिवार नियोजन बच्चों के जन्म को रोकने या 2 बच्चों के बीच एक सही अंतराल बनाए रखने के लिए है। परिवार नियोजन न सिर्फ जनसंख्या वृद्धि को सीमित करता है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो, इसके लिए भी निहायत ज़रूरी है। परिवार नियोजन में सभी मिलकर साथ दें, इसके लिए देश इसका प्रचार, गर्भ निरोधकों की निःशुल्क उपलब्धता और बड़े परिवारों के लिए कर की छूट वापस ले लिए जाएं, ऐसे कुछ उपाय अपनाते हैं। थॉमस माल्थस राजनीतिक अर्थव्यवस्था और जनांकीय के क्षेत्र के प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे।
जनसंख्या के सिद्धांत पर अपनी 1798 की पुस्तक एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन में माल्थस ने लिखा कि किसी राष्ट्र के खाद्य उत्पादन में वृद्धि इसने आबादी की भलाई में सुधार किया, लेकिन सुधार अस्थायी था क्योंकि इससे जनसंख्या वृद्धि हुई और अधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप अकाल, बीमारी और युद्ध के कारण बने। अतः किसी भी देश की संसाधनों की स्थिरता के लिए हमें तेजी से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि अब आप इस अध्याय की अभ्यास में दिए गए सवालों के उत्तर आसानी से दे सकेंगे। धन्यवाद।